हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। फ्राइडे मॉर्निंग को हम मिल रहे हैं। इस वीक का लास्ट आज की ताज़ा खबर है ये। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ से और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। स्टार्ट करने से पहले जस्ट दो तीन चीज़ें। एक तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत अच्छा चार्ट सा मिला है, मतलब एक छोटा सा स्क्रिबल मिला है मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे लास्ट में, जो कि नॉलेज सेक्शन पार्ट बनेगा। और थर्ड, वी आर कमिंग टू अहमदाबाद। परिमल एंड आई आर कंडक्टिंग अ सेशन ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम इन अहमदाबाद ऑन संडे। एक बहुत क्विक थोड़ा सा हमने डिसाइड किया था ये, और ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट हमारा ऑलमोस्ट फुल हो गया। आई थिंक लास्ट 4-5 सीट्स आर लेफ्ट। इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इट तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बुक कर दीजिए। बाय 2 o'clock मोस्टली आई थिंक वी शुड फिल अप द सीट्स एंड देन वी कैन प्लान द सेशन। आपको डिटेल्स वगैरह, जो कि लोकेशन वगैरह है, वो आपको सेंड कर देंगे। लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द सेशन देयर। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज ओवरऑल दोनों यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स वर पॉजिटिवली, मतलब दोनों पॉजिटिव बंद हुए, मतलब देवर पॉजिटिव था। कुछ कुछ रीजंस उसके, एक तो ये था कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.25% से इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए, और ये 10th कंजिक्यूटिव इंटरेस्ट रेट हाइक था। ठीक है, तो इसमें से उनका जो मेन रेट है वो 4% से चला गया, एंड इट इज़ हाईएस्ट लेवल जो है 1999 से हाईएस्ट लेवल पे उनका ये जो है रेट पहुंच गया है। आप कहोगे तो नेगेटिव न्यूज़ बता रहे हो और आप कह रहे हो पॉजिटिव था मार्केट। हाँ, तो बेसिकली कमेंट्री जो था वो ये था कि उसके बाद उन्होंने ये बोला, ईसीबी ने, वहाँ पर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, कि भाई दिस इज़ आवर लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक। ठीक है, एंड क्योंकि जो है इन्फ्लेशन कंटिन्यूस जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये आगे जो है अब इसका जो इस इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है, इससे अब ये कंट्रोल में आ जाएगी। तो मतलब उन्होंने इस तरह से बोला कि भाई ये जो है हमारा लास्ट, एक तरह से इस साइकिल का, अब कौन सी साइकिल है वो पता नहीं, पर उन्होंने कहा टुडे वाज द लास्ट हाइक इन द करंट साइकिल। तो दैट्स व्हाट द कम्युनिकेशन दे गिव। तो मतलब इट सीम्स कि आगे वो पॉज करेंगे और देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे कब हो रहा है। और फिर दूसरा, जो ओवरऑल वापस कुछ कुछ इन्फ्लेशन, अभी आपने यूएस का इन्फ्लेशन भी आई एम श्योर, जब परिमल ने बताया था कि इन्फ्लेशन बढ़ा है लास्ट मंथ से ओवरऑल ग्रोथ वाइज, तो वो सब जो है उसका क्रूड ऑयल प्राइसेस से जो है उसका लिंक किया जा रहा है, क्योंकि वो 90 प्लस 91 प्लस $92 आई थिंक पहुंच गया है ऑलमोस्ट ब्रेंट क्रूड प्राइस। तो उससे वो है पूरा जो लिंक किया जा रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये एक शॉर्टर टर्म इशू है, क्योंकि जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस ठीक हो जाएंगे, यार कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि सप्लाई डिमांड का इशूज चल रहे हैं, सप्लाई कट्स हो रहे हैं, तो ये वापस हो जाएंगे, तो फिर देन इन्फ्लेशन अगेन विल गो बैक टू द नॉर्मलाइज्ड थिंग। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी शायद जिस तरह की ईसीबी की कमेंट्री थी कि भाई ये हाईएस्ट पे पहुंच गया है, इसके बाद अब आगे नहीं पहुंचेगा। तो ये चीज़ ओवरऑल इट वाज पॉजिटिव। तो इवन दो इन्फ्लेशन नंबर्स आर कमिंग हायर, ठीक है, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूएस स्पेशली, बट स्टिल जो है ओवरऑल मार्केट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, और यूएस मार्केट्स भी पॉजिटिव थी इसी चीज़ को लेके। और एक नया बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर आर्म का आईपीओ भी आया है, विच इज़ चिप मेकिंग कंपनी, मतलब चिप डिज़ाइनिंग कंपनी लाइक एनवीडिया। तो सिमिलर टू दैट इट्स ए यूके बेस्ड कंपनी, तो उनका आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, एंड दैट ऑल्सो डिड वेरी वेल। मतलब लिस्टिंग के बाद आई थिंक कुछ 8-10% बढ़ा है वो, आई थिंक मोर देन दैट, या कुछ 12 to 15% इट वेंट अप आफ्टर लिस्टिंग। तो ओवरऑल मार्केट्स ने सब कुछ देख के, मतलब इट वॉज, मतलब मार्केट्स वर हैप्पियर कि भाई ठीक है, इन्फ्लेशन जो आया है वो तो क्रूड ऑयल की वजह से इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इशू, हमारा मेजर जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो इम्प्रूव हो रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन से मीट हो रहा है। और ईसीबी ने भी ऐसा ही बोला है कि भाई जो है हमारा ये लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल इस साइकिल का है। तो ये इस तरह से बेसिकली ये सारी चीज़ें हुई हैं, एंड ओवरऑल मार्केट्स टुक दिस पॉजिटिवली। यूएस का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो भी जैसे हायर आया, वो भी नंबर आया, तो वो 1.6% आया ईयर ऑन ईयर अगस्त में, जबकि वो 0.8% था जुलाई में और 0.1% था जून में। तो बढ़ के आया, बट अगेन बिकॉज ऑफ हाई गैस प्राइजेज, नेचुरल गैस प्राइजेज और क्रूड ऑयल प्राइजेज की वजह से ही
वो मेजरली इम्पैक्ट उसमें रहा। इंडिया का, अब इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया का भी होलसेल इन्फ्लेशन आया, वो नेगेटिव आया और लगातार 5th मंथ हो गया उसको नेगेटिव, -0.5% का डी ग्रोथ था बेसिकली इन द WPI इन्फ्लेशन। तो आप कहोगे यार क्रूड ऑयल प्राइसेस तो यूएस में बढ़ रहे हैं तो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, यहाँ का होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव है, वहाँ का बढ़ रहा है। रीज़न क्या? रीज़न ये है कि हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, डिडंट डिक्रीज ऑल्सो द क्रूड ऑयल प्राइजेस जैसे जैसे ग्लोबली मार्केट बढ़ रहा है। तो ग्लोबली अगर इंक्रीज हो भी रहा है तो आर्टिफिशियली गवर्नमेंट इज़ नॉट इंक्रीजिंग द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल, एंड दैट्स वाई अभी हमें वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होलसेल लेवल पे या CPI लेवल पे नहीं दिख रहा है ऑन अवर फूड प्राइसेस। उस पर मतलब वो पर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, जबकि वहाँ पर एक डायरेक्टली वो चेंज शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए US वगैरह में वो प्राइस दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो डिक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस लाइक केमिकल्स, बेस मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हुए हैं लास्ट ईयर के। अगर हम अगस्त 2022 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में अगस्त 2023 में ये सारे प्राइसेस में फॉल हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में वो होलसेल इन्फ्लेशन जो है कम दिख रहा है। इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और जो मैंने आपको शायद 2 हफ्ते पहले भी हमारी इस बारे में बात हुई थी कि IT हार्डवेयर में 4th कुछ PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसमें ऑलमोस्ट 40 प्रपोजल आए थे, ठीक है। तो उसका प्लान था कि भाई 24,530 करोड़ रुपीज़ की स्कीम का प्लान था, लेकिन गवर्नमेंट आई थिंक हैज़ इंक्रीज्ड इट कि 4,000 करोड़ रुपीज़ की बात कर रहे हैं कि PLI स्कीम हम इसको करेंगे रिवाइज करके, क्योंकि बहुत दे सेड कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, 40 प्लेयर्स ने उसको अप्रूव किया, ठीक है। और हमें ज़्यादा का क्या कहते हैं आया कि 5,000 करोड़ रुपीज़ तक के लिए इन्वेस्टमेंट का आया, बट हम 4,000 करोड़ रुपीज़ इसको कर रहे हैं। तो कुछ कुछ प्लेयर्स दे विल नॉट सेलेक्ट आउट ऑफ द 40 विच हैव अप्लाइड फॉर द PLI स्कीम। सो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज। तो इस तरह से ही हुआ। एक और इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग जो NBFC के ऊपर एक मतलब RBI ने एक तरह से एक रेगुलेशन लेके आए थे विच वॉज स्केल बेस्ड रेगुलेशन, SBR 2021 में लेके आए थे आई थिंक अक्टूबर में। तो उन्होंने कहा था कि NBFCs जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज हैं, राइट, तो वो दे आर बिकमिंग वेरी बिग नाउ। तो RBI उसमें काफ़ी ज़्यादा जो उनके रेगुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स में द रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। और तो इसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ को बैंक्स बनाने का भी रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट बैंक्स नहीं बनाती, ठीक है। तो मतलब RBI डजंट मेक, जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को इट्स नॉट अलाउड टू मेक बैंक्स, तो वो NBFC रन करते हैं, जैसे M&M NBFC रन करता है, टाटाज NBFC रन करते हैं, राइट, बजाज NBFC रन करता है, तो बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ओपन ए बैंक। तो अब सिंस अभी NBFCs है और NBFCs काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसीलिए RBI ने कहा कि भाई हम जो है एक फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं कैटेगराइजेशन NBFC को बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर में, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम एसेट साइज के बेसिस पे और स्कोरिंग मेथोडोलॉजी के बेसिस पे मेजरली उन्होंने कहा कि भाई हम उसके बेसिस पे अलग अलग रेगुलेशन करेंगे। मतलब जो कंपनीज इन अपर लेयर या टॉप लेयर में हैं उनको हम ज़्यादा रेगुलेट करेंगे, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज है ना भाई, उसमें पंगे ज़्यादा होंगे तो इश्यू ज़्यादा हो सकता है, तो उनको हम ज़्यादा रेगुलेट करेंगे, मिडिल लेयर को थोड़ा कम और बेस लेयर को सबसे कम रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने उस मतलब रेगुलेशन तो लेके आए, बट उस टाइम के बाद उन्होंने कभी बताया नहीं कि कौन सी कंपनीज किस में है लेयर में। तो नाउ फर्स्ट टाइम दे हैव नाउ अनाउंस्ड 15 कंपनीज इन अपर लेयर, जिसका सबसे हाईएस्ट रेगुलेटरी एंटिटीज़ में सबसे ज़्यादा एडिशनल कंप्लायंस रहेगा मतलब उनको। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो आपको फटाफट नाम बता देता हूँ मैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड ही है, श्रीराम फाइनेंस है, टाटा सन्स है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, बट एज सच NBFC नहीं, बट दे हैव कंसिडर्ड दैट एज वेल। L&T फाइनेंस है, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिस्टेड है, इंडिया बुल्स हाउसिंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज आई थिंक इट्स नॉट लिस्टेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, HDB जो सब्सिडरी ऑफ HDFC बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है, आदित्य बिरला फाइनेंशियल लिमिटेड है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि बजाज फाइनेंस का सब्सिडरी है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो ये 15 कंपनीज उन्होंने बेसिकली बताई हैं जो कि नाउ विल बी क्लासिफाइड एज NBFC UL, दैट इज NBFC अपर लिमिट, ठीक है। और इनको एनहांस्ड और ये 5 पीरियड के लिए, 5 साल के लिए बेसिकली इनका ये क्लासिफिकेशन रहेगा, फिर उसके बाद फिर से चेक होगा और फिर से उनका क्लासिफिकेशन मेंटेन रहेगा, क्या जो भी चीज़ है वो चेंज करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली प्लान किया है। अब इनको अलग अलग मतलब इक्विटी टायर, इनका लेवरेज, पेपर रिस्ट्रिक्शंस, इनका कैपिटल जो रिस्क कैपिटल है कितनी रखनी है, वो सब चीज़ों के ऊपर इनका जो थॉट प्रोसेस है वो उनको अलग रहेगा इनका एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, ये तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको उस तरह से RBI इज़ लुकिंग एट। टाटा मोटर्स के EV के ऊपर कुछ न्यूज़ थी इंटरेस्टिंग जी कि अभी मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि टाटा मोटर्स इज सेलिंग नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल कार्स एंड EV कार्स इन द सेम एरिया, मतलब ऑफ उनका सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो अब उन्होंने फाइनली आई थिंक दे हैव डिसाइडेड कि भाई दे वांट टू सेपरेट देयर EV सेल्स नेटवर्क। आई थिंक विच वाज नीडेड, जैसे मारुति ने नेक्सा को सेपरेट किया है ना, एक प्रीमियमाइजेशन किया हुआ है उसको। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा मतलब वो टैक्सीज नहीं बन सकते, कुछ कुछ अलग किया है। वैसा ही थॉट प्रोसेस अभी टाटा मोटर्स का चल रहा है फॉर EV की। EV का एक टेलर्ड और डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस दे वांट टू गिव, क्योंकि वो इको फ्रेंडली मॉडल्स हैं ऑफ कोर्स, तो शुड बी गिवन सेपरेटली इसमें। ठीक है, तो क्योंकि तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, जैसे उन्होंने नेक्सॉन EV का भी कुछ अपडेटेड एडिशंस निकाले हैं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई $2 बिलियन का उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान है इन बैटरी पावर व्हीकल, EV व्हीकल्स में 2027 तक। इन नेक्स्ट बेसिकली 4 years दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट $2 बिलियन। ठीक है, एंड तो ओवरऑल सप्लाई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी दे आर सेटिंग अप इन गुजरात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने बेसिकली कही है। और EV में ऑफ कोर्स मतलब ये काफ़ी बड़ा मतलब दे हैव ए मेजर मार्केट शेयर एज वेल करंटली, ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है उनका करंटली। ठीक है, एंड दे आर डेफिनेटली फोकसिंग अ लॉट ऑन EV एज अ कंपनी। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी बोला भी है कि भाई हम 10 इलेक्ट्रिक कार्स इन नेक्स्ट 3 to 4 years में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस ऑन टाटा मोटर्स था। महिंद्रा हॉलीडेज ने भी बताया कि भाई उत्तराखंड में दे आर प्लानिंग टू बिल्ड 3 to 4 to 5 एक्चुअली मोर रिजॉर्ट्स, 1000 crore रुपीज़ दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। क्लब महिंद्रा के नाम से फेमस हैं वो। ठीक है, और उनका ये थॉट प्रोसेस है कि भाई 2030 तक 5000 से 10,000 कीज़, मतलब जो रूम्स होते हैं बेसिकली, उस इन्वेस्टमेंट करना है। उनके पास ऑलमोस्ट 2.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब उनका सब्सक्रिप्शन ड्रिवन मॉडल है। आई एम श्योर आपको पता होगा, मेंबर बनना पड़ता है उनके क्लब महिंद्रा में, एंड देन अकॉर्डिंगली यू गेट ऑल दोज वेकेशन एक्सपीरियंसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट। हैमलिस जो कि रिलायंस रिटेल की कंपनी है, दे आर प्लानिंग टू सेटअप इन इटली ऑल्सो, ना स्टोर्स इन इटली एज वेल। अभी ऑलरेडी 15 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि रिलायंस ने 2019 में खरीदा था हैमलिस, एक टॉय स्टोर है। एक्चुअली इट वॉज अ UK कंपनी, वेरी ओल्ड कंपनी, आई थिंक 1700s की कंपनी है वो। तो वो चाइनीज़ के पास गई और फिर क्या कहते हैं रिलायंस ने उसको खरीदा था 2019 में। तो दैट दे आर प्लानिंग टू नाउ इंक्रीज इट्स प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब। ऑयल इंडिया अगेन PSUs काफ़ी सारा, मतलब आई एम श्योर अभी मैंने NTPC पे भी वीडियो बनाया था कि वाई NTPC इज़ इंक्रीजिंग, एंड उसमें भी मतलब PSUs पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं ऑन वेरियस, स्पेशली पावर एंड एनर्जी ड्रिवन PSUs आर डूइंग वेल। ऑल्सो ग्रोथ भी अच्छा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फोकस भी चल रहा है उनका इन द ऑल्टरनेट एनर्जीज। तो ऑयल इंडिया राइट, जो कि काफ़ी बड़ा प्लेयर है इन ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई दे वांट टू पुश कि 2040 तक दे बिकम नेट ज़ीरो। ठीक है, तो 25,000 करोड़ रुपए दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट किस में, एक तो इथेनॉल में, तो 8,000 करोड़ रुपए दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो इंडिया ने अभी सेटअप किया है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड सोलर पावर में दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। तो उसमें भी उन्होंने सोलर पावर प्लांट का भी प्लानिंग किया हुआ है अभी रिसेंटली, और एक इथेनॉल पे। तो ये सारी चीज़ें इवन ऑयल इंडिया जैसी कंपनी भी दे आर प्लानिंग टू डू। ग्रासिम की काफ़ी बात चल रही थी कि दे आर एंटरिंग पेंट बिजनेस, काफ़ी इन्होंने 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी बोली थी। एशियन पेंट सब स्टॉक्स गिरे भी थे उसके बाद। तो फाइनली समथिंग दे हैव डन, दे नाउ दे हैव लॉन्च द ब्रांड नेम ऑन द पेंट विच दे आर प्लानिंग टू लॉन्च ग्रासिम। तो बिरला ओपस करके पेंट का जो है ब्रांड नेम उन्होंने सेटअप किया है। एंड Q4 में दे आर सेइंग कि दे विल लॉन्च देयर पेंट बिजनेस Q4 में, तो मतलब फरवरी मार्च में दे विल बेसिकली लॉन्च इट। एंड दे आर प्लानिंग टू सेटअप वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन नेक्स्ट मतलब 6 स्टेट्स में, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में। अल्केम लेबोरेटरी की एक नेगेटिव न्यूज़ थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग अ सर्वे, नॉट रेड्स, सर्वे एट सम ऑफ द कंपनीज ऑफिसेज एंड सब्सिडरीज। तो ऑफ कोर्स अभी तो उन्होंने कहा है कि दिस डजंट इम्पैक्ट अवर ऑपरेशंस, बट दैट्स द गिव देयर, तो वी शुड नो अबाउट इट राइट। नेगेटिव न्यूज़ भी पता होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड हो तो। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़ साइड विच आई कुड फाइंड।
अगर आपको लगता है कुछ मिस किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। अगर इंटरेस्टिंग लगी तो हम उसको थोड़ा बम्प अप कर देंगे लाइक्स वगैरह करके, या फिर उसको पिन कर देंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको लगता है विच वी हैव मिस, टू टेल अस अबाउट इट एज वेल। तो अब नॉलेज सेक्शन के ऊपर जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज है विच सफल निवेशक की ट्वीट था। मैं आई वॉज रीडिंग ट्वीट और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब आई थिंक इट जस्ट गिव्स अ वेरी वेरी गुड जिस्ट कि इन्वेस्टर क्या होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे कोट्स अलग अलग पीटर लिंच और ये मतलब सबका मिला के एक बहुत अच्छे से उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है इन्वेस्टर का। तो हमें पता होना चाहिए और मेरे को लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम नॉट ए स्पेकुलेटर। ठीक है, इट्स नॉट हाउ मच मनी आई मेक दैट मैटर्स, इट हाउ मच मनी आई कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स एंड हाउ मनी ईयर्स आई लेट इट वर्क। राइट, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना सेव करता हूँ, मेरे लिए वो कितना काम करता है, तो मतलब कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और कितनी देर तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस। सेव कितना कर रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और कितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बस। तो वो ये बोला है कि यही इन्वेस्टर को लगता है। बहुत अच्छा ये कि आई एम नॉट एज ब्रेव एज माई ब्रोकर थिंग्स। उसको लगता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ। फॉर मी लॉस प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परस्यूट ऑफ गेन। राइट, लॉस कम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। राइट, इन्वेस्टिंग में जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का भी थॉट यही है कि लॉस को कम करो। राइट, तो आपने देखा होगा हमारे मोस्टली मॉडल पोर्टफोलियो का क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि बीटा बहुत कम रहता है। और काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि यार इतना कम बीटा पे क्यों कर रहे हो सर ग्रो। तो ऑफ कोर्स जब बहुत हाई ग्रोथ मोमेंटम मार्केट होती है तो शायद पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं करते, पर जब गिरते हैं मार्केट नेगेटिव तो फिर वो जो है, बिकॉज हमें प्रिवेंशन ऑफ लॉस इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन वी हैव कोर गोल्स। मतलब हमारे बहुत सारे कोर गोल्स जो हैं उसके साथ टैग्ड होते हैं उस इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इतने ब्रेव नहीं होते जितना हमें लगता है। पेशेंस इज अ वर्च्यू। राइट, तो ठीक है, आई नो आई इफ आई कीप एट हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी आई विल गेट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क से काम करेंगे। इन्वेस्टिंग इज इन डिफरेंट। आई डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, आई ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर फॉर इट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है। लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए। हर टाइप के थॉट प्रोसेस से प्रिपेयर करना है। ये हो गया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस सब चीज़ों से प्रिपेयर करना है। राइट, I know what to that to make money in stocks I must have vision to see them, courage to buy them and patience to hold them. Right, my goal as an investor is not to be next Warren Buffett but to become a more authentic version of myself. I understand that knowing what I don't know is more useful than being brilliant. Right, ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पता है। ये भी बहुत बड़ी आर्ट है। Right, I should know what I don't know. I know leverage when combined with stock market volatility equals dynamite. लोन लेके स्टॉक मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए। एंड दस आई कीप माई सेल्फ फार फ्रॉम अ इट। तो बिल्कुल दूर रहिए, लोन लेके इन्वेस्टिंग नहीं करनी है या फिर मार्जिन्स पे इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। आई नो व्हाट आई ओन, व्हाई आई ओन इट। जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, चाहे म्यूचुअल फंड्स में, क्या स्टॉक्स में, कहीं पर भी, तो मुझे पता है कि मैं क्या ओन कर रहा हूँ और मैं क्यों इसको मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, क्या रीज़न है, तो मेरे को वो एग्जैक्टली पता है। अगर स्टॉक है तो क्यों इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये क्या है, क्या करती है ये कंपनी। और ऐसे करके म्यूचुअल फंड ये क्या करता है, फंड एग्जैक्टली क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कैसा परफॉर्मेंस है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई नो देयर इज़ नो ईजी रोड। द मोमेंट आई बिलीव द रोड इज़ ईजी आई विल पुट माई सेल्फ एट ग्रेट रिस्क। तो कोई ईजी रोड नहीं है पैसा बनाने के लिए। राइट, फॉर मी देयर इज़ नो सच थिंग एज गेटिंग रिच क्विक, सेम थिंग। I know to achieve success as an investor, I don't have to be brilliant, but only a little bit wiser than other guys and average for a long term. तो थोड़ा बहुत वाइज होना चाहिए दूसरों से और थोड़ा लंबे समय तक वाइज होना चाहिए। राइट, आई नो दैट इन इन्वेस्टिंग आई ओनली हैव टू डू फ्यू थिंग्स राइट सो लॉन्ग एज आई डू नॉट डू टू मैनी थिंग्स रॉन्ग। ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ कम करो, वही आप बेसिकली इन्वेस्टिंग अच्छी चलती रहेगी। आई रिमेंबर दैट द मोस्ट डेंजरस वर्ड इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। राइट, सबसे डेंजरस इम्पैक्ट, ये चीज़, ये बार अलग है, ये अलग है, ये मार्केट अलग है, ये शायद ऐसे ही रहेगा, या ये मार्केट अलग है, अब ऐसे ही बुल मार्केट रहेगा, या ऐसे ही बेयर मार्केट रहेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। दिस टाइम इट्स डिफरेंट इज़ द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग। आई कॉन्ट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक ऑल इन्वेस्टिंग मिस्टेक माई सेल्फ। राइट, आई मस्ट दस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो आप सारी मिस्टेक मैं तो नहीं कर सकता, तो मेरे को दूसरों की मिस्टेक से सीखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, humility and courage are my greatest assets. I am an investor. I must not lose them. Right, I try to are losing the successful investing for me is 99% temperament and 1% intelligence. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हम सबको
प्रिंट करके और लगा लेना चाहिए। सफल निवेशक जी हैं तो उन्होंने ये लिखा है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मैनिफेस्टो, आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।